हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर आपके जो बीएससी सेकंड ईयर में आपका थर्ड पेपर होता है गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स, उसकी लगातार आपकी क्लासेस चलती जा रही है, जिसमें हमने आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट था वेग एवं त्वरण यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराते जा रहे हैं विद सॉल्यूशन। और आज आपकी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो आज की यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की जो लास्ट क्लास होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन है वो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए, कई यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन से। तो आज की क्लास को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो हमने प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर सेपरेट बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेपर होता है कई यूनिवर्सिटी में रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण, उसकी भी आपकी क्लासेस चल रही है, तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और जिन भी स्टूडेंट्स को अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो हमने इन दोनों के ऊपर बना रखा है। बीएस आपके जो फिजिक्स में भी तीनों पेपर होते हैं, साथ में केमिस्ट्री में भी जो तीनों पेपर होते हैं, उनके हमने सबके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रखे, तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज के हम यहाँ पर क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कण ए त्रिज्या के वर्त में इस प्रकार चलता है कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का सदैव क्या रहता है, के गुना रहता है। यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल u हो तो सिद्ध कीजिए कि वह उसी बिंदु पर a अपॉन के यू यहाँ पर 1 माइनस ई पावर -2 पाई के समय पश्चात वहाँ पर लौटेगा। तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश यहाँ पर ये दोनों में हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहली चीज क्या दे रखी है कि यहाँ पर आपका जो स्पर्शरेखीय त्वरण है वो अभिलंबिक त्वरण का क्या रहता है, के गुना यहाँ पर रहता है। अगर इंग्लिश में इसे बताए तो जो टेंजेंटियल एक्सीलरेशन है वो यहाँ पर आपके जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है उसका क्या के टाइम्स आपका यहाँ पर मल्टीपल होता है। तो आइए हम यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सॉल्यूशन में यहाँ पर आपकी जो स्पर्शरेखीय त्वरण है अभिलंबिक त्वरण का के गुना रहता है, तो इसे हमने यहाँ पर इस स्टेप को यहाँ पर लिख दिया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में स्पर्शरेखीय त्वरण यानी टेंजेंटियल वेलोसिटी का एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वी डी वी अपॉन डी एस होता है। जब भी हम यहाँ पर अभिलंबिक त्वरण यानी नॉर्मल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर अपॉन रो लेते हैं, उस कंडीशन में हम यहाँ पर स्पर्शरेखीय त्वरण क्या लेंगे, वी डी वी अपॉन डी एस लेते हैं। हमने कई क्वेश्चन में इससे पहले आपको करा रखा है, क्योंकि स्पर्शरेखीय त्वरण के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो हम ज्यादातर कंडीशन में जब अभिलंबिक त्वरण आपका लेते हैं तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर स्पर्शरेखीय त्वरण का फॉर्मूला यही वाला लेते हैं, वी डी वी अपॉन डी एस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये के टाइम्स इससे यहाँ पर मल्टीपल यानी गुना है यहाँ पर आपके। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये वी से ये आपकी वी स्क्वायर कट हो जाएगा और एक वी यहाँ पर आपके बच जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर एक डायग्राम देखिएगा कि यहाँ पर आपकी एक वर्तीय रेखा में ये गमन करता है, जैसे कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो ए त्रिज्या का जो एक कण है यानी ए रेडियस का एक आप पार्टिकल है वो आपके वर्त यानी सर्कल में क्या करता है, आपके गमन यहाँ पर करता है यानी चलता है वो वहाँ पर आपके। तो यहाँ पर देखेंगे ए पार्टिकल का ये कण है, यहाँ पर ए त्रिज्या का एक कण है, यहाँ पर जो थीटा कोण इसका कोण कितना है, थीटा कोण है, और इस पे क्या करता है, इस सर्कल पे यहाँ पर ये गमन कर रहा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एस होगा वो क्या होगा, ए थीटा होगा। यहाँ पर ए और थीटा का मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा, यानी त्रिज्या इंटू कोण हो जाएगा आपका एस का यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे रो, रो क्या होता है, हमारा वक्रता त्रिज्या यानी आपकी कर्वेचर रेडियस होता है। तो वो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या ए दे रखी है वही हमारे यहाँ पर रो यहाँ पर हो जाती है। तो रो इक्वल टू ए और एस इक्वल टू क्या हो जाता है, ए थीटा यहाँ पर हो जाता है। तो जहाँ पर भी एस नजर आएगा हम वहाँ पर ए थीटा रख देंगे और रो की जगह ए रख देंगे। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेप में देख सकते हैं यहाँ पर डी एस आ रहा है, तो इसकी जगह हम ए डी थीटा रख देते और रो की जगह क्या रख देते, ए रख देते। आपको ये डायग्राम बनाना काफी ज्यादा जरूरी रहता है, जिससे यहाँ पर एग्जामिनर को पता चल सके। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो वी के फंक्शन है और जो थीटा के फंक्शन है उनको हम अलग कर देंगे। यहाँ पर डी वी दे रखा है तो वी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल होकर यहाँ पर नीचे आ जाता है, डी वी अपॉन वी आ जाता है, और यहाँ पर जो थीटा है वो उधर क्रॉस मल्टीपल होकर उधर आ जाएगा, तो ये के डी थीटा यहाँ पर आपके हो जाएगा। अब वी के फंक्शन अलग हो चुके हैं और थीटा के फंक्शन अलग। अब इसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 अपॉन वी है, 1 अपॉन वी का यहाँ पर समाकलन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन लॉग वी हो जाएगा, के डी थीटा का आपका के थीटा हो जाएगा। और जब भी समाकलन यानी इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू भी आती है, यानी अचर वैल्यू आती है, वो आपकी क्या हो जाती है, सी हो जाती है। तो
हमारी यहाँ पर ये स्टेप निकल के आ चुकी है। ये कौन सी स्टेप होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है, और v यहाँ पर आपको क्या रखना है, u रखना है। ओके, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर u दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट में v की जगह log u रख देते हैं, थीटा की जगह जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस के c यहाँ पर आपके आ जाता है, और log u इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके c हो जाता है। अब जो log u इक्वल टू c आया, इसको आपको कहाँ रखना होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे इस c की जगह आपको क्या रख देना है, log u को रख देना है। तो हम यहाँ पर रखते हैं कि यहाँ पर आपके समीकरण नंबर फर्स्ट यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहाँ पर log v इक्वल टू k थीटा, और जहाँ c था वहाँ पर हमने log u यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो ये log u है, यहाँ पर इस v के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, log v माइनस log u यहाँ पर आ जाता है, इक्वल क्या हो जाता है, k थीटा। और आपको मैंने कुछ क्लासेस पहले हर 2-3 क्लासेस में बताया है कि log a माइनस जब भी आपके b होता है log a और माइनस log b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a अपन b होता है। क्या होता है, log a अपन b होता है, तो log v माइनस log u क्या हो जाएगा, आपका log v अपन u यहाँ पर हो जाता है। आप इसे साइड में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाता है, k थीटा, और जब ये log उधर जाएगा इक्वल टू के उधर, तो ये e की पावर में चेंज हो जाएगा, e की पावर क्या हो जाता है, k थीटा यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में ये जो u है इससे यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, यानी ये वज गुणा हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ जाता है, u e की पावर k थीटा आ जाता है। अब यहाँ पर आपके जो v आया यानी वेग आया है, यहाँ पर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको कई क्लास में बता रखा है। v का फॉर्मूला होता है ds अपॉन डी टी होता है यहाँ पर आपके। और जल्दी से बताइए कि रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो का फॉर्मूला होता है आपके ds अपॉन डी साई होता है। तो यहाँ पर हमारे v दे रखा है, तो v की जगह क्या आ जाएगा, ds अपॉन डी टी आ जाएगा, तो हम यहाँ पर रख देते हैं ds अपॉन डी टी इक्वल क्या आपके u e की पावर k थीटा। अब यहाँ पर ds की वैल्यू क्या रखनी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको डायग्राम में यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर s की वैल्यू क्या रखनी है, a थीटा यहाँ पर आपको रखनी है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर ds की जगह a डी थीटा इक्वल आपकी वैल्यू सेम टू सेम रहती है। उसके बाद में हमें दोबारा थीटा की वैल्यू को अलग और टी की वैल्यू को अलग कर देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस u को आपको नीचे यहाँ पर a के नीचे लाना होगा, तो a अपॉन u, और ये जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर e की पावर e k थीटा है, जैसे ये यहाँ वज गुणा के यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल होकर नीचे आएगा, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा आपके k थीटा, और फिर हम इसको कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो जैसे ऊपर यहाँ पर जाएगा तो k की पावर वो माइनस में चेंज हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट e की पावर माइनस k थीटा। चाहे तो आप पहले इस स्टेप को पहले नीचे लिख लीजिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर भेजिएगा, जिससे इसका जो चिन्ह है, इसका यहाँ पर सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आपके। ओके, तो a की पावर u e की पावर माइनस k थीटा डी थीटा यहाँ पर आ जाता है, और जो डी टी है वो इधर क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा हो जाएगा, तो डी टी यहाँ पर आपके आ जाता है। अब हमें यहाँ पर इसकी लिमिट रखनी होगी, तो यहाँ पर इसकी डी थीटा की जो हमारी लिमिट होगी वो क्या होगी, हमारी यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई तक हम यहाँ पर हमारी सीमा यानी लिमिट होने वाली है। और इसका हम इसके सापेक्ष क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको इसका इंटीग्रेशन यानी आपको इस सीमा के अकॉर्डिंग इसका क्या कर देना, समाकलन कर देना है। और यहाँ पर टी की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर कैपिटल टी तक होने वाली है। यहाँ पर अब हम इसका समाकलन कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए और यू ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी अचर वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पर बाहर ले आते हैं क्योंकि इसका समाकलन में कोई यूज़ है नहीं। हमें यहाँ पर समाकलन यानी इंटीग्रेशन किसका करना है, ई की पावर माइनस के थीटा का। जब आप ई की पावर का कभी भी अवकलन करते हैं यानी समाकलन करते हैं तो वो वैसा का वैसा ही आता है, लेकिन इसके साथ में जो इसका गुणांक यानी कॉफिशिएंट होता है वो आपके नीचे आ जाता है। तो थीटा का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस के, तो वो कहाँ आ जाएगा, माइनस के अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाता है। और इसकी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसकी जो लिमिट है 2 पाई और यहाँ पर 0 दे रखी है, इसको भी हम रखेंगे। और यहाँ पर जब डी टी का यहाँ पर समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे तो वो टी आ जाएगा, इसकी लिमिट क्या है टी, और यहाँ पर 0 आपके आती है। उसके बाद में यहाँ पर जो ये माइनस के वो भी एक कांस्टेंट है यानी अचर है, तो इसको हम बाहर ले आते हैं, तो यहाँ पर माइनस ए की ए अपॉन में यू के यहाँ पर आपके आ जाएगी, माइनस भी हम यहाँ पर बाहर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको लिमिट को इसके अंदर रखना होगा, तो यहाँ पर ई की पावर माइनस के थीटा में आपको सबसे पहले 2 पाई रखना है, फिर 0 वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको ऊपर की वैल्यू रखनी होती है जो यहाँ पर आपकी ज़्यादा वाली वैल्यू है, यानी 2 पाई को यहाँ पर रखेंगे थीटा की जगह, तो यहाँ पर आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं ई की पावर माइनस के 2 पाई यहाँ पर आ गया है। और फिर माइनस का चिन्ह आता है, उसके बाद में यहाँ पर ये 0 उसको आपको थीटा की जगह रखना है, तो ई की पावर माइनस 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब वैसे यहाँ पर भी रखना होगा, इस टी की जगह सबसे पहले आपको कैपिटल टी रखना है, फिर माइनस आता है, और फिर इस आपको 0 को इस टी की जगह रखना है, तो टी माइनस 0 यहाँ पर आ जाएगा। और टी माइनस 0 आपका क्या हो जाएगा, टी बन जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ई की पावर माइनस 0 क्या होता है, तो ई की पावर जो माइनस 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चाहे ई की पावर 0 हो चाहे ई की पावर माइनस 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो यहाँ पर हमने रख दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में ई की पावर यहाँ पे जो माइनस 2 पाई के, इसको हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया है। उसके बाद में इक्वल टू टी आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर जो ई की पावर माइनस 2 पाई के माइनस 1 आया है, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पे जो 1 है इसको आगे लिख देते हैं, और ई की पावर माइनस 2 पाई के को हम पीछे ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये
माइनस ए आपके आगे आएगा, तो इसको हम प्लस में चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल इस पूरी वैल्यू में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो आपका बाहर माइनस आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर आपके आपस में चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इस ब्रैकेट में से माइनस बाहर आया, तो पहले से बाहर भी माइनस दे रखा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, आपके प्लस हो गया, तो यहाँ पर आपके प्लस आ जाता है, तो ए की पावर यहाँ ए अपॉन में के यू, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के इक्वल टू टी आ चुका है। और यही तो हमें यहाँ पर निकालना था, यहाँ पर आप देखेंगे यही वैल्यू आपको निकालनी थी, इसका जो समय है, इसका जो टाइम है, आपका यही आना चाहिए था, ए अपॉन के यू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के, और हमने यहाँ पर इसका जो टाइम है वो हमने वो यहाँ पर निकाल के बता दिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा कैसा हो चुका है, हैंस प्रूफ यानी इति सिद्धम ये क्वेश्चन हो चुका है। आइए आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, काफ़ी कम स्टूडेंट्स सेशन को लाइक करते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हम ये सीरीज है आपकी कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर यहाँ पर जो वेग और त्वरण यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला चैप्टर है वो कौन सी यूनिट का है। तो देखो ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर ये जो आपका चैप्टर है वो कौन सी यूनिट में आता है। लेकिन जितनी ज़्यादा मेरे को यूनिट का पता है, तो कुछ यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिट नंबर 4 में आपका ये चैप्टर होता है। तो आप यहाँ पर तभी आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जरूर चेक कर लीजिएगा। और आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। पिछली वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिखा था, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इस यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये आंसर आ चुका है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस एक बार आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ये निर्भर करता है, क्योंकि जितना ये क्वेश्चन दिखते आसान है उतने होते नहीं, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई सा भी क्वेश्चन आसान नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपकी मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहती है। अगर आप ये सोच ले हमने तो यहाँ पर इसे समझ लिया बस काफ़ी है, अब डायरेक्ट हम एग्जाम में कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपसे पक्का वहाँ पर गलत होगा। इसलिए आप एक बार इसकी प्रैक्टिस 1-2 बार, आपको जब खुद भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे गलतियाँ होगी, तो उसमें आप देखिए आपसे यहाँ पर क्या गलती होगी। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर तभी आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसकी जो जल्दी पीडीएफ है, आपकी जो चैप्टर नंबर हमने ये वेलोसिटी वाला करवाया है, आपकी ये चैप्टर, इसकी जो जल्दी आपको पीडीएफ है वो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय ए स्टडी ज्ञान के नाम से, तो उसमें आपको मिल जाएगा। हम जितनी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ए स्टडी ज्ञान नाम के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, और जो पीडीएफ है वो आपको मैथ्स बाय ए स्टडी ज्ञान के नाम से चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो हमने जो तीनों हमारे टेलीग्राम चैनल है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप तीनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारा थर्ड चैनल है ASG स्टडी डिस्कस के नाम से, वो यहाँ पर आपका ओपन चैट वाला आपका यहाँ पर आपका चैनल है, जहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आप इन तीनों जो टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिएगा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र में एक समान वेग से गमन करने वाले कण का त्वरण क्या रहता है, रो यहाँ पर साई डॉट स्क्वायर। साई डॉट का मतलब है यहाँ पर इस साई का क्या हो रहा है, एक बार अवकलन यहाँ पर आपके हो रहा है, जिसे हम अभी यहाँ पर बताएंगे भी आपके। तो यहाँ पर रो साई डॉट स्क्वायर यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है। काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाला है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी होने वाला है, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स इससे पहले की सारी क्लासेस दे रखी है तो उनको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वेग है वो कैसा दे रखा है, हमें यहाँ पर अचर दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक समान वेग से यहाँ पर गमन करता है, तो हमारे यहाँ पर जो वेग है वो कैसा होगा, अचर होगा यानी कॉन्स्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी हमारी कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हमारे वेग यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, रूट में स्पर्शरेखीय वेग यानी टेंजेंटियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस अभिलंबिक वेग यानी नॉर्मल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। और यहाँ पर स्पर्शरेखीय वेग का क्या फॉर्मूला होता है, ds अपॉन dt होता है, जो कि एक ही फॉर्मूला है हमारे यहाँ पर। अब स्पर्शरेखीय त्वरण के यहाँ पर 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन स्पर्शरेखीय वेग का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, ds अपॉन dt। और यहाँ पर अभिलंबिक वेग आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे 0, और यानी उसकी वैल्यू 0 है। उसके बाद हमें यहाँ पर आपकी रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, ds अपॉन dt आ जाएगा इक्वल टू सी रहता है। अब इसका हमें क्या कर देना है, टी के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी कर देना है। ds अपॉन dt का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। और सी क्या है, कांस्टेंट यानी अचर वैल्यू, और अचर का यानी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन यानी डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है, 0 आपके होता है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ चुकी है, डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। इस वैल्यू का अभी थोड़ी देर बाद ही हम यहाँ पर इसका यूज करने वाले। उसके बाद आप देखिएगा त्वरण यानी एक्सेलरेशन का क्या
फॉर्मूला रहता है रूट में स्पर्शरेखीय त्वरण का होल स्क्वायर प्लस अभिलंबिक त्वरण का होल स्क्वायर, यानी टेंजेंटियल एसिलेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एसिलेशन का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पर्शरेखीय त्वरण तब क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आपको 2-3 फॉर्मूले होते हैं, हम कौन सा वाला रखेंगे, तो हम यहाँ पर डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला हम रखेंगे प्लस अभिलंबिक त्वरण का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन रो यहाँ पर का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आया है यहाँ पर, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, जो कि क्या निकल के आई है हमारे यहाँ पर 0। आप इसके बाद एक स्टेप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है इसे आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी जो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या आई है 0, तो उससे हम क्या रख देंगे यहाँ पर हम रख देंगे। और अभिलंबिक त्वरण तो आपका क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो स्क्वायर से ये रूट का यहाँ पर रूट स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन रो यहाँ पर आ जाता है। और इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं वी स्क्वायर डॉट 1 अपॉन रो। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम वी की वैल्यू रखने वाले। वी की वैल्यू क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, वी का फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन डी टी, तो हमने यहाँ पर रख दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाता है और 1 अपॉन रो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर जो डी एस अपॉन डी टी इसमें चेन रूल हम यहाँ पर लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इससे किस प्रकार लिख देते हैं, जो हमारे यहाँ पर डी एस दे रखा है और यहाँ पर इससे डी टी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हम डी साई लिख सकते हैं और यहाँ पर भी डी साई लिख देते हैं। ये जब दोनों हट जाएंगे डी साई तो दोबारा आपका डी एस अपॉन डी टी बन जाएगा। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, ये चेन रूल होता है यहाँ पर आपके आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा, तो हम यहाँ पर चेन रूल यहाँ पर लगा देते हैं जो कि क्या हो जाता है डी एस अपॉन डी साई डॉट डी साई अपॉन डी टी यहाँ पर आपके हो जाता है। इसका क्या करना है होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके 1 अपॉन रो यहाँ पर आ जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डी एस अपॉन डी साई किसका फॉर्मूला होता है, आपके रो का फॉर्मूला होता है। रो हमारी यहाँ पर क्या होती है वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर रेडियस होती है। तो यहाँ पर डी एस अपॉन डी साई की जगह क्या आ चुका है रो आ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे डी साई का भी क्या कर रहे हैं हम टी के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर किसी का यहाँ पर आपका अवकलन दोबारा होता है तो हम यहाँ पर जिस प्रकार से डी आर अपॉन डी टी था उसको हम क्या लिखते थे, हम जल्दी से बताइए, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, उसे हम आर डॉट लिखते थे। डी थीटा अपॉन डी टी था उसे हम क्या लिखते थे थीटा डॉट लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ पर आपके जब डी साई अपॉन डी टी आएगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर थीटा डॉट हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डी साई अपॉन डी टी की जगह क्या लिख दिया साई डॉट हमने यहाँ पर लिख दिया है, यानी इसका एक बार अवकलन हो रहा है का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 अपॉन रो आ जाता है। और अब यहाँ पर क्या होगा रो का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रो स्क्वायर हो चुका है और यहाँ पर क्या आ जाता है साई डॉट का यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है और यहाँ पर क्या रहता है 1 अपॉन रो। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी ये रो से यहाँ पर ये रो स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा रो साइड डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है और यही तो हमें प्रूफ करना था। आप देखेंगे कि यही तो हमें यहाँ पर निकाल के बताना था, जो कि हमारा क्या हो चुका है हेंस प्रूफ यानी इति सिद्धम हो चुका है। एक बार हम आपको क्वेश्चन में ले चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वैल्यू हमें निकाल के बतानी थी, जो कि हमने यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर निकाल चुके हैं और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिलेगा, तो आप इसकी अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। ओके उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी अगर किसी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर लीजिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या एक कण एक समान कोणीय वेग से, ये आपका इस चैप्टर का हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद में आपके जितने भी आपकी बुक के और भी क्वेश्चन है इससे सिमिलर क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं उसे आप कर लीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट आता है तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है AR स्टडी डिस्कस के नाम से, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम वहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या एक कण एक समान कोणीय वेग से किसी परवलय पी स्क्वायर इक्वल टू AR में उसकी नाभि के चारों ओर चलता है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण उस बिंदु पर की वक्रता त्रिज्या के क्या होता है समानुपाती होता है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर आपके एक समान कोणीय वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा ओमेगा। यहाँ पर जो ओमेगा क्या रहेगा आपका अचर यानी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चंस में इससे कर रखा है, जब भी आपके एक समान कोणीय वेग दिया होता है यानी आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर आपकी कांस्टेंट दी होती है, तब हम यहाँ पर इसे रखते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पर आपको एक परवलय यहाँ पर आपको दे रखी है, पैराबोला दे रखा है पी स्क्वायर इक्वल टू AR, उसकी नाभि की चारों ओर यहाँ पर चलता है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु पर अभिलंबिक जो त्वरण है आपका यानी नॉर्मल एसिलेशन है, उस बिंदु पथ की वक्रता त्रिज्या यानी जो यहाँ पर रो है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपकी रो होती है यानी कर्वेचर रेडियस, उसके क्या होता है समानुपाती होता है। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके इस क्वेश्चन को बताना है। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हमारे परवलय की समीकरण क्या दे रखे पी स्क्वायर इक्वल टू AR, इसका हम सबसे पहले यूज करने वाले सॉल्यूशन में पी स्क्वायर इक्वल टू AR, ये हमारी
हमारी इक्वेशन में फर्स्ट हो जाती है, जो आगे हमारे कहीं ना कहीं काम आ सकती है। उसके बाद हमें यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर आई, इसका हम पी के सापेक्ष ही क्या कर देते हैं, अवकलन यानी डिफरेंशियल विद रेस्ट टू पी कर देते हैं। यहाँ पर जब आप पी स्क्वायर का यहाँ पर अवकलन यानी डिफरेंशियल करेंगे तो टू पी यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर ए को ए तो आपका क्या कॉन्स्टेंट अचर वैल्यू है, तो ये तो वैसी की वैसी रहेगी। और आर का जब पी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी पी आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, डी आर अपॉन डी पी दे रखा है, यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं। और ये जो ए है वो इस पी की यहाँ पर अपॉन में चल जाएगा, तो टू पी अपॉन ए आ चुका है, जो कि हमारी क्या हो चुकी है, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जो कि आपकी वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर रेडियस का फॉर्मूला है, जो आपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ रखा होगा। आपका कर्वेचर वाला चैप्टर था, यानी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड जो आपकी बुक चलती है डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी आपके अवकलन गणित। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे वो क्लासेस ले भी चुके होंगे फर्स्ट ईयर में, तो हमने वहाँ पर बताया था कि रो का फॉर्मूला आपके क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आर डी आर अपॉन डी पी होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका हमें यहाँ पर यूज़ आने वाला है। तो आपको जो पिछली क्लासेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रो का फॉर्मूला हमारे क्या है, आर डी आर अपॉन डी पी होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, क्या आती है, टू पी अपॉन ए। तो इसे यहाँ पर हम रख देते हैं टू पी अपॉन ए, यहाँ पर आपके आ चुका है। और यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिएगा कि समीकरण नंबर सेकंड से, यानी बाय इक्वेशन सेकंड। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो आर टू पी, इसको हम लिख देते हैं टू पी आर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपॉन में ए। ये आपकी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाती है। उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, यानी एक रिलेशन याद होना चाहिए, जो कि होता है आपका रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ये जो आपका ये रिलेशन, ये जो अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ये आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेक्शन ए में, उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध को लिखिए, यानी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। काफ़ी 1 मार्क्स में भी पूछी जाती है, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो रेखीय वेग यानी कोणीय वेग में संबंध, यानी रिलेशन क्या होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू में वी पी अपॉन में आर स्क्वायर। उसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, यानी अचर होता है। यहाँ पर ऊपर अभी आप देखिएगा, मैंने भी आपको क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर आपके जो कोणीय वेग वो कैसा दे रखा है, एक समान दे रखा है, यानी अचर दे रखा है, यानी कॉन्स्टेंट है। डी थीटा इक्वल टू हमने क्या रख दिया, ओमेगा यहाँ पर रख दिया है, जो कि कैसा होता है, कॉन्स्टेंट यानी अचर होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह रख दिया ओमेगा। फिर वी पी अपॉन में आर स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो वी है वो इस आर से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ओमेगा आर स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पी है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन पी। और ये किसका हो जाएगा, वी की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है। इसे हम कौन सा नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फोर्थ यहाँ पर दे देते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको जो इक्वेशन नंबर फोर्थ अभी आपकी निकल के आई है, इसका होल स्क्वायर और साथ में जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई थी उसका स्क्वायर का आपको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। यानी आपको ये आपकी जो इक्वेशन आई है इसका सबसे पहले स्क्वायर करना है, और यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई थी इसका आपको स्क्वायर करके इसका क्या कर देना, डिवाइड। यानी आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 4 का स्क्वायर अपॉन में समीकरण नंबर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ पर v दे रखा है, तो v का स्क्वायर अपॉन में, और समीकरण नंबर 3 में रो दे रखा है, तो रो का स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू को भी स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर p दे रखा है, तो p का क्या हो जाता है, p स्क्वायर हो जाता है। तो ये तीनों वैल्यू तो आ चुकी है। अब आपको समीकरण नंबर थर्ड में जाना है, तो समीकरण नंबर थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि 4 हो जाएगा। फिर p का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि p स्क्वायर। फिर यहाँ पर r स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर जो a स्क्वायर है वो अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर। तो अभी इनकी वैल्यू को हम वहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 p स्क्वायर r स्क्वायर, और इसके अपॉन में जो a स्क्वायर है वो कहाँ चल जाएगा, आपके ऊपर, जो कि यहाँ पर हमारे आ चुका है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो भी स्टेप यहाँ पर कट होती है उससे आपको कट कर देना है। जैसे a स्क्वायर है, यहाँ पर r की पावर 4 है, तो ये आपके कट हो जाता है, क्या आ जाता है, r स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर a स्क्वायर वैसे का वैसा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर p की वैल्यू हमें कहाँ से लानी है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में थी, जब मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था इसका यूज़ आगे आने वाला है। तो हम वहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपकी AR रहती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो p स्क्वायर यहाँ पर भी दे रखा है, p स्क्वायर यहाँ पर भी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, p की पावर 4 हो जाएगा। या आप इसे भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि p स्क्वायर के ऊपर भी होल स्क्वायर। और अभी हमने समीकरण नंबर से फर्स्ट में देखा कि p स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, वो वहाँ पर AR दे रखी है। और अब आपको इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर और r स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर से ये 4 वैल्यू भी
यहाँ पर आपके आ चुकी है। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 4 बच जाता है। और इस रो स्क्वायर को हम इस प्रकार लिख देते हैं रो डॉट रो, ठीक है, जो दोबारा आपका रो स्क्वायर बन जाता है तो हम इसे रो डॉट रो लिख देते हैं। उसके बाद में आपका जो ये रो है यहाँ पर इससे यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी इस प्रकार से आ जाता है। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो वी स्क्वायर अपन रो रहता है वो किसका फॉर्मूला रहता है, आपके अभिलंबिक त्वरण यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन का रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ये किसके समानुपाती हो जाएगा, आपकी इस रो यानी वक्रता त्रिज्या, ये रो क्या होती है आपकी वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर रेडियस, इसकी क्या हो चुका है, ये समानुपाती निकल के आ चुका है। और यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, अभी हमने आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया था। तो ये आपका ये क्वेश्चन कैसा हो चुका है, हेंस प्रूफ यानी इति सिद्धम हो चुका है। और इस क्वेश्चन का आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन से, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी तरह से अच्छी लगी होगी। जितने भी हमने आपको क्वेश्चंस कराए लगभग यहाँ पर हमने आपको 5 क्लासेस में यहाँ पर आपको जो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने कराने का प्रयास करा है। इससे बाद भी अगर आपके कोई आपके और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके बुक के और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन से, आप उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने हमसे हो सके हमने उतने आपको क्वेश्चंस कराए। अब नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले आपके नेक्स्ट वीडियो में, उसे भी आप जरूर देखिएगा। आपको ये क्लासेस कैसे लग रही प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और जो इस चैनल ए स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।